जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बड़े उत्साह एवं लगन के साथ सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के महामैराथन क्लास। और इस महामैराथन की आज 13वीं क्लास है। जो भी महामैराथन की क्लास अब तक हुई है, हर एक महामैराथन की हर एक क्वेश्चन जो है सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अंतिम प्रहार चल रहा है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। ए है संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौती, मानव विकास। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है केवल ए और बी सही है, केवल ए और डी सही है, केवल बी और ए बी और सी सही है। फोर्थ ऑप्शन जो है ए बी और डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। तो वह संसाधन और संरक्षण, तो यह बात सही है। विकास और विस्थापन, यह भी सही है। विविधता में एकता से जुड़ी चुनौती, यह बात गलत है। मानव विकास, यह भी सही होगा। ए बी और डी सही है। किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन डी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। भूगोल शिक्षण को संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन तथा मानव विकास से जुड़े संदर्भ का विकास करना चाहिए। ये सभी मुद्दे भूगोल से सहसंबंध रखते हैं। विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दे हैं। इनका भूगोल से कोई सरोकार नहीं है। तो इनका भूगोल से जो है वह कोई संबंध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। चर्चाओं को न्यूनतम रखना, पाठ्यपुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी बनाना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। चर्चाओं को न्यूनतम रखना, यह बात गलत है। न्यूनतम नहीं रख सकते हैं। जितना ही चर्चा होगा उतने ही बच्चे अच्छे से शिक्षण ग्रहण करेंगे। तो यह बात जो होगी गलत होगी। पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, यह भी बात गलत है। पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, यह जो होता है बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। तो यह भी जो है गलत है। व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, व्याख्यान में जो है वहाँ पर शिक्षक जो है वह सक्रिय रहता है, बच्चे सक्रिय नहीं रहते हैं। तो यह भी जो होगा ऑप्शन गलत होगा। चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी बनना, यह बात जो होगा सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन कथन सही है। कथन ये है, ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। कथन भी है, प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। कथन सी है, ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है ए बी और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए बी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है। फोर्थ ऑप्शन जो है वह है बी और सी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो अपने अपने हिसाब से बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। यह बात जो है सही है। कथन ये सही है,
प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। यह भी जो सही है। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्न जो हैं बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, तो यह भी कथन जो है सही है। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है, यह भी सही है। तीनों ही कथन सही हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी और सी सही है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। बी है, संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। सी है, लोगों व क्षेत्रों में जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। सही विकल्प का चयन करें। ए बी सही है, ए और सी सही है, बी और सी सही है, ए बी सी तीनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है, यह बात सही है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह क्रियान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है, तो यह भी कथन सही होगा। सी कथन है, लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है, तो यह भी जो है सही है। सी भी सही है, तीनों सही हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ए बी और सी सही है। फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? अनुभव की तुलना करना, परिस्थितियों से अनुमान लगाना, कारण और प्रभाव, परिस्थिति के बारे में परिकल्पना करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डॉक्टर अंबेडकर के कोरे गांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? तो इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहा है? तो वह परिस्थितियों से अनुमान लगाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परिस्थितियों से अनुमान लगाना। प्रस्तुत प्रश्न में वर्णित घटनाक्रम का जिक्र करके शिक्षक परिस्थितियों से अनुमान लगाने वाले कौशल पर जोर दे रहा है। कोरेगांव जो है यह कहाँ है? तो वह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? तो वह है महाराष्ट्र में। कोरेगांव कहाँ है? तो वह है महाराष्ट्र में, और इसी स्थान पर अंबेडकर तथा उनके भाइयों के प्रति भेदभाव हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षा शास्त्री विधि सर्वोत्तम हो सकती है? पाठ्यपुस्तक का पठन और चर्चा करना, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, थर्ड ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्र को दिखाना, फोर्थ ऑप्शन है मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
तो बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? तो वह होगी मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना बाजार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि है। स्कूल के आसपास होने वाले कारण विद्यार्थी बाजार की गतिविधियों से भली भांति परिचित होते हैं तथा इनका उदाहरण देकर बाजार को आसानी से समझाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कविता दी गई है, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है या है कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। फोर्थ ऑप्शन है मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कविता जो है, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का यह है कहना। तो एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? तो वह है मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मानवीय शुद्धता जो है वह जन्म से निर्धारित होती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है और यह निर्धारण ईश्वर के द्वारा किया जाता है। अतः एक शिक्षक के तौर पर इस कविता का विश्लेषण इसी रूप में किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ चर्चा उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। सही विकल्प का चयन करें। केवल ए सही है, केवल ए और बी सही है, केवल ए बी सी तीनों सही हैं, केवल ए और सी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, यह भी सही होगा। अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, यह भी सही होगा। भारत के अतीत और सामाजिक विकास का अध्ययन करना, यह भी सही होगा। तीनों ही जो है यह केंद्रित कर रहा है सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए बी और सी सही है। तीनों ही कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, वर्षा का वितरण। सही विकल्प का चयन करें। ए बी और सी सही है, ए बी और डी सही है, ए सी और डी सही है, बी सी और डी सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? तो परिक्रमण या भी दर्शा सकता है, दिन और रात या भी दर्शा सकता है, मौसमी परिवर्तन या भी हो सकता है, वर्षा का वितरण या वर्षा का वितरण नहीं हो सकता। डी ऑप्शन जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी और सी सही है। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का प्रयोग कर एक शिक्षक कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमण गति, दिन रात का होना तथा मौसमी परिवर्तन की अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझा सकता है, लेकिन वर्षा का वितरण इन दो माध्यमों के आधार पर नहीं बताया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक के विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? खनिज संसाधन के साथ, उद्योग के साथ, ऊर्जा संसाधन के साथ, हमारे पृथ्वी के अंदर। सही विकल्प का चयन करें। ए, बी और सी सही है, ए, बी और डी सही है, ए, सी और डी सही है, बी, सी और डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? खनिज संसाधन के साथ, उद्योग के साथ, ऊर्जा संसाधन के साथ, हमारे पृथ्वी के अंदर। यह बात जो होगी यह गलत होगी। डी जो है वह गलत होगा। इन तीनों जो है अध्यायों में लोहे से संबंधित सभी जानकारियां मिल सकती हैं। इन तीनों से जो है खनिज संसाधन के साथ, उद्योग, ऊर्जा संसाधन, इन तीनों अध्यायों से लोहे से संबंधित सभी जानकारियां मिल सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, बी, सी सही है। किस ऑप्शन में? तो वह है ऑप्शन ए में। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण आयोजित करना, क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रोजेक्ट बनाना, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। पहला ही ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यालय के समीप वन क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। बच्चे जब खुद से ही क्षेत्र भ्रमण करेंगे वनों का, तो वह बड़े आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो पहला ही ऑप्शन राइट होगा। कक्षा में विद्यार्थियों को वनों के प्रकार विषय को समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। इससे विद्यार्थी वनों का सजीव अध्ययन कर पाएंगे तथा वनों से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। भूकंप के प्रकार पर, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप सभी।
तो भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ, इस पर जो है शिक्षक को ज़्यादा बल देना चाहिए। तो भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर ज़्यादा बल देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो बी ऑप्शन जो है राइट है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप जो है वह कैसी आपदा है? तो वह है प्राकृतिक आपदा है। भूकंप जो है वह है प्राकृतिक आपदा है, इसको टाला नहीं जा सकता। इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों का जिक्र करके जोखिम को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा बांध क्षेत्र स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? खेती करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, उद्यान कृषि का अधिकार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे? तो वह हुए थे मछली पकड़ने का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मछली पकड़ने का अधिकार। तवा बांध भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसके अंतर्गत नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी पर यह बांध बनाया गया है। तवा बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है? तो वह है तवा नदी पर ही बनाया गया है। और तवा नदी जो है यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और यह बांध जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बनाया गया है। यह बांध कहाँ बनाया गया है? मध्य प्रदेश के यानी एमपी के होशंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर? होशंगाबाद। होशंगाबाद जिले में स्थित है। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर संगठित हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता को उचित प्रतीक है? यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, यह लोगों के बीच एक रूपता बढ़ाता है, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? तो वह यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। तो ऑप्शन सी होगा, यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। विविधतापूर्ण समाज का भौगोलिक परिवेश में विभिन्न लोग वास करते हैं और सबकी अपनी विशिष्टता होती है। विशिष्ट पहचान समूहों का सह अस्तित्व होता है। यह लोगों के बीच भेदभाव नहीं बढ़ाता और ना ही लोगों के बीच एक रूपता को बढ़ाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पूछा है वह कौन सा कथन है जो गलत है। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन गलत है और वही राइट होगा। तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में वह कौन सा कथन है जो गलत है? तो भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था, तो यह बात जो है गलत है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वही राइट होगा, क्योंकि यह जो है गलत है। भारतीय स्वतंत्रता पश्चात मताधिकार का अधिकार जो है वह पूर्व में किसी को भी मताधिकार का अधिकार नहीं था, यानी स्वतंत्रता के पहले किसी को भी मतदान देने का अधिकार नहीं था। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, तो यह बात जो है सही है। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, तो यह बात जो है यह भी सही होगा। और भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, यह भी जो है सही है। यह तीनों सही हैं, एक कथन जो है वह गलत है, वह है भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था, यह बात गलत है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।